आइए सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। मातृशक्ति को नमन। आज हमारा बहुत सुंदर विषय व्यवहार कुशलता अनुपम गुण। हम दो पार्टों के बीच में जीवन जीते हैं, एक तो खुली आंख का जीवन, एक बंद आंख का जीवन, और ये दोनों साथ साथ चलते हैं। दिन के अंदर प्राय हम आंख खुली रखते हैं, लेकिन रात को सोते हैं, मेडिटेशन करते हैं, ईश्वर प्राणिधान करते हैं, अपने आप का चिंतन करते हैं, और हम कोई भी धार्मिक क्रिया करते हैं तो आंख बंद करके करते हैं। तो ये दोनों चीज साथ चलती रहती है। तो हमें जो है खुली आंख से जो हम व्यवहार करते हैं, मन से, वचन से, काया से, वो व्यवहार ऐसा हो कि किसी को कष्टदायी न हो, तो वह व्यवहार कुशल जीवन कहलाता है। नाम स्वयं बताता है कि व्यवहार में कुशलता होनी चाहिए। व्यवहार में कुशलता का अर्थ ये नहीं आप किसी प्रकार की आसक्ति रखें, किसी प्रकार का मोह रखें, और किसी प्रकार का अन्य लोभ लालच रखें। व्यवहार कुशलता ये नहीं है। व्यवहार कुशलता परस्परो ग्रो जीवानाम, लिव एंड लेट अदर लिव, जियो और जीने दो के सिद्धांत के ऊपर आधारित होती है कि हम कोई भी ऐसा कार्य न करें जिससे किसी को दुख हो, या जो हमको अच्छा नहीं लगे वैसा कार्य हमें दूसरे के साथ में नहीं करना चाहिए। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वो समाज के बिना एक दिन भी नहीं जी सकता, क्योंकि उसकी सारी रिक्वायरमेंट है समाज से पूरी होती है। रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा, सुविधा, भरण पोषण, ये सब समाज से पूरा होता है। तो सामाजिक प्राणी होने के कारण उससे व्यवहार कुशल होना बहुत ज़रूरी है। तब हम कुछ उन सूत्रों पर चिंतन मनन करेंगे जो हमको व्यवहार कुशल बनाते हैं। देखिए, व्यवहार कुशल बनने के लिए हमें जो हमारा जो माइंड है, जिसको कि हम ब्रेन कहते हैं, उसके 3 स्तर है। पहला स्तर है एनिमल माइंड, पशु का जो है मस्तिष्क, और दूसरा है कि मानव मस्तिष्क, ह्यूमन माइंड। तीसरा है सेलेशियल माइंड, इसका मतलब दैविक दिमाग। दिमाग वही है, लेकिन उसके 3 स्तर है। 3 स्तर का मतलब ये है, अगर हम एनिमल माइंड का उपयोग करते हैं तो हम अव्यवहार कुशल है। इसका मतलब ये है कि हम प्योरली जो है अपने स्वास्थ्य का काम करते हैं, दूसरे की केयर नहीं करते हैं, और कई बार दूसरे को दुख भी दे देते हैं, दूसरे का शोषण भी कर देते हैं, दूसरे का अपमान भी कर देते हैं। क्योंकि एनिमल तो यही करता है ना। एनिमल ये क्यों करता है? क्योंकि उसके पास विवेक नहीं है। एनिमल माइंड और ह्यूमन माइंड का जो डिस्टिंक्शन करने वाला भेद है, वह है विवेके धम्ममाये। विवेक ही धर्म है। मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है। पशु के पास विवेक नहीं है। बाकी पशु में भी 5 इंद्रियां हैं। पशु के अंदर भी सारी चीजें, मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है, लेकिन विवेक की कमी होने के कारण उसमें वह एफिशिएंसी, वह जागृति, वह व्यवहार कुशलता,
वह नहीं आती है। तो इसीलिए ह्यूमन माइंड की बात करें तो ह्यूमन माइंड होता है वह दोनों पक्षों पर काम करता है, स्वार्थ की चेतना और परार्थ की चेतना, यानी मैं भी जीऊं, मेरा पड़ोसी भी जिए और सभी प्रसन्न रहे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने पिया, मेरे बैल ने पिया, कुआं डहे तो डहे। कई लोग होते हैं, कई लोग इतने स्वार्थी होते हैं कि अपना मतलब सदा तो खिसक गए और अपने मतलब के लिए अगले को चाहे कितना ही नुकसान हो उनको उससे मतलब नहीं है, और वह चापलूसी करेंगे या व्यक्ति के साथ में चिपके हुए तब तक रहेंगे जब तक कि उसका स्वार्थ होता है, और स्वार्थ निकल गया तो जयराम जी की। कई बार क्या होता है कि माता पिता अपनी संतान को जन्म देते हैं, और अगर संतान स्वार्थी होती है तो देखिए कि संतान को स्वार्थ कब तक रहता है, संतान के बड़ी होने तक, उसके बाद के अंदर जो है उसके पढ़ाई लिखाई तक, उसके बाद उसकी शादी होने पर, उसके बाद उसको नौकरी लगो या रोजगार लगो, यानी वो अच्छी स्थिति में पैरों पर खड़ा हो जाता है, उसके बाद उसका स्वार्थ मिट जाता है तो वो पेरेंट्स की केयर करना बंद कर देता है और अपनी बीवी को लेकर के अलग मौज मजा मस्ती की जिंदगी जो है जीता है। तो वो लोग स्वार्थी होते हैं, वो लोग एनिमल माइंड के लोग होते हैं और स्वार्थ की चेतना बहिरात्मा से प्रेरित होते हैं। लेकिन व्यवहार कुशल आदमी ऐसा कभी नहीं करेगा, क्योंकि व्यवहार कुशल आदमी चिंतनशील होता है। वह सोचेगा कि मेरे पेरेंट्स, आज अगर मैं पेरेंट्स की सेवा नहीं करूँगा तो मेरी संतान ये सब देखती है कि ये पेरेंट्स की सेवा नहीं करते हैं, तो वे उसकी संतान कभी भी उसकी सेवा नहीं करें। क्योंकि मनुस्मृति के अंदर क्लियर लिखा हुआ है कि जो संतान अपने माता पिता को चित्त समाधि नहीं पहुंचा सकती, तो जब उस व्यक्ति की संतान बड़ी होती है तो वह भी वैसा ही करती है। तो व्यवहार कुशल जीवन के लिए कहने का अर्थ ये कि हमें स्वार्थ बुरा नहीं है। स्वार्थ तो अपना रोटी कपड़ा मकान शिक्षा चिकित्सा भरण पोषण अपना परिवार ये तो करना ही पड़ेगा, क्यों, तो ये बेसिक चीज़ है। मात्र दूसरों का भला करें और हमारे परिवार का ध्यान न दें, हमारे स्वास्थ्य का ध्यान नहीं दें, हमारी आर्थिक स्थिति का ध्यान न दें, तो हम बहुत घाटे का सौदा है। पहले अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत होनी चाहिए, पहले अपना परिवार मजबूत होना चाहिए, फिर आप जो है वानप्रस्थ जीवन लो, फिर आप समाज की सेवा के लिए निकलो। वो प्रथम आवश्यकता है, उसकी पूर्ति किए बिना आप परार्थ में चले जाते हो तो ये अन्याय है। आपके बच्चे बड़े हो गए, आपकी पुत्री बड़ी हो गई, अब आप जो है उसकी शादी नहीं करते हो या बच्चों को पढ़ा नहीं पाते हो, तो ये आप सरासर परिवार के साथ अन्याय है और अपनी ड्यूटी से भागना है, ये कायरता है। तो इसीलिए व्यवहार कुशलता का पहला गुण ये है कि हम दूसरों की केयर करें और जो चीज़ हमको अच्छी नहीं लगती वो दूसरों के साथ हम वो जो है बिल्कुल उसका उपयोग नहीं करें। दूसरा सूत्र है, हमारे को अहंकार उपशमन का जीवन जीना चाहिए। मैं ये कहूँ कि व्यक्ति में बिल्कुल अहंकार होना ही नहीं चाहिए, वह संभव नहीं है। वह केवल ईश्वरी ऐसा व्यक्ति है, क्षपक श्रेणी वाला ही ऐसा जीव है, वीतरागी ऐसा जीव है जो कि बिल्कुल जो है अहंकार शून्य हो जाता है। पर नॉर्मल ग्रस्त व्यक्ति हो नहीं सकता, लेकिन वह अहंकार लिमिट में रहना चाहिए। अहंकार दो तरह का होता है, एक तो अहंकार ऐसा होता है जो कि अपने साथ वाले लोग, परिवार के सदस्य है, समाज के सदस्य है, और जहाँ पर उसका वर्किंग फील्ड है वहाँ उसके साथ काम करने वाले लोग हैं, उनके साथ में दुर्व्यवहार करना, उनको तुच्छ समझना, अपने आप को सुपीरियर समझना और अपनी बात लोगों पर थोपना, एकांतवादी बनना और
हो सकता है वो पावरफुल हो तो लोग उसके सामने तो नहीं कहें, लेकिन पीठ पीछे तो अवश्य उसकी निंदा होती है। तो हमें ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। यानी व्यक्ति में कषाय उपशमन, क्रोध, अहंकार, माया, लोभ, ये सारे कषाय कहलाते हैं। ये लिमिट में होने चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि ये बिल्कुल ज़ीरो हो जाना चाहिए, ज़ीरो संभव नहीं है। अगर ज़ीरो हो जाते हैं तो हम खुद ईश्वर बन जाएंगे, हम खुद मुक्ति को चले जाएं, लेकिन वो लिमिट में होना चाहिए। कहा भी गया है कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। हर चीज़ की अधिकता, बुद्धि की अधिकता भी खराब है, धन की अधिकता भी खराब है, और वाचालता यानी अधिक बोलना भी खराब है, और अधिक सीधा रहना भी खराब है, क्योंकि लोग उस पर चढ़ेंगे। एक राजस्थानी में कहावत है, सुवाड़ी खेजड़ी माथे सब चढ़े। यानी राजस्थान के अंदर खेजड़ी ज़्यादा होती है, तो जो मुलायम खेजड़ी होती है, समतल खेजड़ी होती है, उसका जो तना है ना, वो जो रफ नहीं होता है, तो सभी लोग उस पर चढ़ना पसंद करेंगे। यानी सीधा व्यक्ति होता है, हर एक उस पर सवार होता है, उसको फटकार देता है, उसको झाड़ देता है। तो इतना सीधा भी काम का नहीं है, नहीं होना चाहिए। व्यवहार कुशल का अर्थ होता है कि लिमिट में रहना, लिमिट के बाहर नहीं जाना। तो कषाय उपशमन की साधना व्यवहार कुशलता में जरूरी है। व्यवहार कुशलता के लिए वाणी का संयम सबसे ज़्यादा उपयोगी है कि वाणी हमारी हित मित होनी चाहिए। हित का मतलब जो हितकारी भाषा बोलो, किसी को कष्ट पहुँचे ऐसी भाषा नहीं बोलना, तंतीली टॉन्टिंग भाषा नहीं बोलना, और किसी का रहस्य उद्घाटन हो, किसी को कष्ट पहुँचे ऐसी भाषा नहीं बोलना, सत्य भाषा बोलना, और उसके साथ साथ में मीठी भाषा बोलना। ऐसी वाणी बोलिए और मन का आपा होए, औरन को शीतल करे और आपो शीतल होए। हमें मधुर बोलना चाहिए, मित बोलना चाहिए, आवश्यकता हो उतना ही बोलना चाहिए। अधिक बोलता है व्यक्ति वाचाल हो जाता है, और वाचाल होने पर कभी न कभी कोई चीज़ गलत निकल जाती है, और वो गलत चीज़ है राग, द्वेष, लड़ाई, झगड़ा, टंटा और क्रिया प्रतिक्रिया भी पैदा कर सकती है। तो इसलिए वाणी का संयम जो है व्यवहार कुशल होने के लिए बहुत ही ज़रूरत रहती है। व्यक्ति को भगवान ने जो एक तो मुंह दिया है, और दो आँखें दी है, और दो कान दिए हैं, तो क्या कभी आपने शोध किया कि मुंह एक क्यों है? 5 इंद्रियां में स्पर्श इंद्री हर एक के अंदर एक से ज़्यादा है। मुंह इसलिए एक दिया है कि पहले बोलो फिर तोलो, बोलो कम सुनो ज़्यादा, बोलो कम देखो ज़्यादा, बोलो कम सहन ज़्यादा करो। तो जितना जितना आप कम बोलेंगे और दूसरों को ज़्यादा सुनेंगे, इसका मतलब है कि आप दूसरों को रेस्पेक्ट देते हो, और बिल्कुल सामने वाले को एक शब्द भी बोलने का अवसर नहीं देते हो, और आप बोलते ही जाते हो, बोलते जाते हो। तो ये व्यवहार कुशलता नहीं है, ये आपका अहंकार है, ये आपका ईगो है। और ईगो वाला व्यक्ति वो जल्दी जो है विनाश की ओर प्राप्त हो सकता है। तो भाई और बहनों, ये व्यवहार कुशलता के लिए, व्यवहार कुशलता के लिए टीम स्पिरिट का होना बहुत ज़रूरी है। आप जो लीडर हो, अपने परिवार के मुखिया हो, या कोई भी आपकी टीम है, जैसे क्रिकेट की है, कबड्डी की है, फुटबॉल की है, वॉलीबॉल की है, या आप कोई नेता हो, एमएलए हो, एमपी हो, तो ऐसे लोग जो लीडरशिप करते हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि सबको साथ लेकर चलने की कला आनी चाहिए। क्योंकि हमारे समाज के अंदर तो मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, एक परिवार में 5 या 10 सदस्य होते हैं, हर एक का दिमाग अलग अलग होता है। एक टीम में 11 सदस्य होते हैं, तो हर एक का दिमाग अलग अलग होता है। उसी तरह से एक एमएलए की कॉन्स्टी में कितने लोग होते हैं, एमपी कॉन्स्टिट्यूंसी में कितने लोग होते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, सबको साथ लेकर के चलने की बात होनी चाहिए। यानी किसी को दुत्कारना, किसी को डांटना, किसी को फटकारना, किसी की निंदा करनी,
किसी को ओछा बोलना, किसी के साथ मिसबिहेवियर किया, ये नहीं होना चाहिए। और जब कभी भी आपको क्रेडिट मिले तो वह क्रेडिट सब में बांटनी चाहिए। आपको चाहे जैसे कैप्टन है आपका क्रिकेट की टीम का, इंडिया की टीम जीत गई तो कैप्टन को कहना चाहिए ये जीत मेरी नहीं है, ये जीत मेरे देश भारत की है, देशवासियों की है। और मेरे साथ टीम के जितने जितने लोगों ने जो है भरसक प्रयत्न करके विजय प्राप्त की है, ये जो है ये सराहना, ये एप्रिसिएशन और ये विजय उन लोगों की है। जब ये विकेंद्रीकरण हो जाता है तो सभी लोग प्रसन्न होते हैं और ऐसे लोगों के साथ में काम करने के लिए लोग उतारू होते हैं, लोग काम करते हैं। बहुत से जैसे अटल बिहारी वाजपेयी को देखिए और वर्तमान में हमारे मोदी जी को देखिए, और पहले भी बड़े राजनीतिज्ञ हुए हैं, बड़े धर्मगुरु हुए हैं, बड़े धर्म सुधारक हुए हैं। तो वो क्या करते थे कि जब कोई भी समाज के अंदर बुराई होती थी या समाज के अंदर कोई भी जिम्मेवारी लेने का, जैसे रेल मंत्री, रेल का एक्सीडेंट हो गया तो अगर चिंतनशील रेल मंत्री है तो वो कहेगा कि क्योंकि मैं रेल मंत्री हूँ और मेरे कार्यकाल के अंदर इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ है, इसका मतलब मैं सक्षम नहीं हूँ, मैं पद को छोड़ता हूँ। तो वास्तव में वो उसकी स्वयं की गलती नहीं है, बट हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है। और इतनी बार तो वो प्रायश्चित करता है, पश्चाताप करता है, सॉरी फील करता है। इसका अर्थ ये है कि वो जो है पूरे सिस्टम में सुधार करेगा। तो ऐसे व्यक्ति के बहुत से ऐसे चांस मिले हैं कि उसका जो है त्याग पत्र स्वीकार नहीं किया गया है, क्योंकि वो उसकी डायरेक्ट गलती नहीं है। अगर डायरेक्ट गलती है तो स्वीकार किया जा सकता था, वो तो इनडायरेक्ट गलती सुपरवाइजिंग जो है नेग्लिजेंस के अंदर आता है, तो वो क्षम्य होती है। तो इसीलिए हम कहना चाहते हैं कि व्यवहार कुशल बनने के लिए व्यक्ति को जो है, जो हमारे व्यवहार कुशलता के जो नियम है, गुण है, वो अवश्य सीखना चाहिए। दूसरा ये है, देखिए डे टू डे हमारे कार्य में क्या होता है कि कोई व्यक्ति जो हमारे संपर्क में, उसका फ़ोन आ गया, वह घर पे आ गया, तो क्या है उसकी बात को सुनना चाहिए। वो सामने वाला व्यक्ति 10 बार फ़ोन कर रहा है, आप एक बार भी नहीं उठाते हो, अपने बड़प्पन क्या है या अपने ईगो के वशीभूत होके घर पे व्यक्ति आता है, घंटी बजाता, आप घर में होते हो तो कहलवा देते हो घर में नहीं है। और दूसरा है कि आप में योग्यता है तो आपको बार बार प्रवचन के लिए, संगीतकार है, आपको बुलाया जाता, निमंत्रण दिया जाता है और आप हर बार उस बात को टाल देते हो। कभी तो हो सकता है कि स्वास्थ्य ठीक नहीं हो तो टालना, वो तो जेन्युइन ग्राउंड है, लेकिन हर बार आप सहभागिता से जो है मुंह मोड़ लेते हो, तो ये व्यवहार कुशलता नहीं है। व्यवहार कुशलता तो यही है कि सबके साथ में हिल मिल करके रहो। जब हम सबके साथ में हिल मिल करके समानता के व्यवहार से, मित्रता के व्यवहार से जो रहेंगे तो निश्चित तौर से हम व्यवहार कुशल व्यक्ति है। व्यवहार कुशलता के लिए हमारे भीतर प्रमोद की भावना होती है। देखिए, व्यक्ति गिरता कब है कि जब कोई उसका साथी, जब उसका कोई भाई, जब उसके कोई समाज का व्यक्ति तरक्की करता है तो उसके अंदर जलन पैदा होती है। जलन पैदा नहीं करके प्रमोद की भावना पैदा होनी चाहिए। मेरा भाई बढ़ रहा है यानी मैं बढ़ रहा हूँ, मेरा बेटा बढ़ रहा है यानी मैं बढ़ रहा हूँ, मेरे समाज का व्यक्ति आगे बढ़ रहा है यानी मैं बढ़ रहा हूँ। उसको देख के खुशी होनी चाहिए और उसको और प्रोत्साहित करना चाहिए कि आप अच्छा काम कर रहे हैं, और भी बढ़िया काम करें, परोपकार का काम करें, आपको गॉड विल ब्लेस यू, और आप जो एक अच्छे इंसान हो, आप अपने जीवन का जो है मूल्य सार्थक कर रहे हो। तो ये सब व्यवहार कुशलता के गुण हैं। व्यवहार कुशलता के गुण की एक लंबी सूची है। हम थोड़ा अब व्यवहार कुशल जो है, आप बाहर से तो बन गए, लेकिन ये व्यवहार कुशलता का जो लिंक है, व्यवहार कुशलता का जो स्रोत है, वो भीतर से आता है। बाहर का जो हमारा जीवन है,
ये तो भीतर के जीवन का एक प्रतिबिंब है। बिंब भीतर है, प्रतिबिंब बाहर पड़ता है। हम किसी तालाब के पास जाके खड़े रहते हैं, पानी शांत होता है तो जैसा हमारा बिंब होता है वैसा प्रतिबिंब बनता है। हम किसी मिरर आईने के सामने खड़े होते हैं तो जैसा हमारा शक्ल सीरत होगी वैसी की वैसी शक्ल हमारे उस आईने में बनेगी। दूसरे के जैसी शक्ल कहाँ से बनेगी? नहीं बन सकती है। तो ये जो बाहर आ रहा है ये भीतर का प्रोडक्ट है, भीतर के बिंब का प्रतिबिंब है। तो हमारा भीतर का संसार है वह अच्छा होता है, तब हम व्यवहार कुशल बनते हैं। और भीतर का जो जीवन है ये भावों से चलता है, वहाँ पे शब्द नहीं है। बाहर की दुनिया में शब्द है क्योंकि बाहर की दुनिया बुद्धि तक ही है और भीतर की दुनिया है ये प्रज्ञा का संसार है। दोनों में लाइन ऑफ द डिमार्केशन है। बुद्धि जो है ये तर्क करती है, दुनिया में हमको भटकाती है, ये राग द्वेष करती है, ये नफ़ा नुकसान निकालती है और ये जो है हमें बढ़ा भी सकती है, घटा भी सकती है। कुबुद्धि हमको गिराती है, सुबुद्धि हम आगे बढ़ाती है। लेकिन जो भीतर का संसार है, जो ज्ञानी पुरुष है और जो व्यवहार कुशल और क्या है कहना चाहिए कि वो अपने जो सरलता के धनी हैं उन लोगों के भीतर प्रज्ञा जागृत हो जाती है तो फिर वो कभी भी अव्यवहार कुशल हो नहीं सकते। क्योंकि प्रज्ञा जो है हमारी आत्मा की भाव सत्ता है और प्रज्ञा जो है मोक्ष की प्रतिनिधि है। जैसे कि भारत का राष्ट्रपति या भारत का प्रधानमंत्री प्रतिनिधि बनकर के दूसरे देश में जाता है तो 130 करोड़ की जनता का प्रेजेंटेशन करता है। वो एक एमपी है 10 लाख लोगों की जो है प्रेजेंटेशन करता है और एक जो है एमएलए है वो 1 लाख लोगों का प्रेजेंटेशन करता है। तो इसीलिए क्या है कि वो रोल मॉडल रूप में होता है। तो ये हमारा भीतर का जो संसार है उसके अंदर प्रज्ञा का जगत, उसके अंदर जो है इंद्रियातीत जगत, प्रभु का जगत और सत्य का जगत, सम्यक दर्शन का जगत है। उसका हमें अवश्य ही स्पर्श करना चाहिए और जो इसका स्पर्श कर लेता है उसके अंदर रहता है तो हम बड़े आत्मविश्वास के साथ कह सकते हैं, डंके की चोट कह सकते हैं कि वह व्यक्ति कभी भी अव्यवहार कुशल नहीं होगा। उदाहरण के तौर पर देखिए, कोई व्यक्ति संत है, 5 महाव्रती है, रियल मायने का भगोड़ा नहीं है। वो भगोड़ा तो क्या है कि वह अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए, धन कमाने के लिए जो अनफेयर मीन्स के कारण जो है मठाधीश बन जाता है और दूसरा अनैतिक व्यवहार भी करता, उनकी हम बात नहीं करते हैं। रियल में 5 व्यक्ति साधु है तो वह साधु क्यों बनता है कंचन कामनी को छोड़ करके? क्योंकि वो परमार्थ की चेतना में जीना चाहता है। परम अर्थ का मतलब हो गया है अपनी आत्मा को पहचानना चाहता है, प्राप्त करना चाहता है। अपनी आत्मा को संपूर्ण रूप से प्राप्त करना है, यह मुक्ति कहलाती है। और जब संपूर्ण रूप से 360 डिग्री के एंगल पर हम आत्मा को प्राप्त कर लेते हैं तो हमें केवल दर्शन हो जाता है और वहाँ तक हमारा पुरुषार्थ होता है। पुरुषार्थ, रियल पुरुषार्थ की चरम सीमा केवल दर्शन तक है और केवल मनुष्य ही प्राप्त कर सकता है। और जिस व्यक्ति ने केवल दर्शन प्राप्त कर लिया उसमें पुरुषार्थ नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पर प्रतिष्ठित आत्मा नहीं होती है। वहाँ तो जो बचा हुआ भुगतान है, बचा हुआ व्यक्ति का जो कुछ भी आघाती कर्मों का भुगतान है उसको शून्य करना पड़ेगा और वो शून्य करता, यानी वो सारा भुगतान है। जितने भी तीर्थंकर होते हैं वो माँ के पेट में मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान और अवधि ज्ञान वाले होते हैं और जब दीक्षा लेते हैं तो मनोप्रयोग ज्ञान हो जाता है और उसके बाद में केवल ज्ञान होता है। यानी जन्म से जो है उनके मोक्ष जाने तक की
जो हमारा केवली है या तीर्थंकर है, वह जीवन जो होता है वो मात्र जीवन भुगतान का होता है। और क्योंकि इसमें प्रतिष्ठित आत्मा नहीं है, उसमें मात्र जो है डिस्चार्ज चलता है, लाइव प्रतिष्ठित आत्मा नहीं है। डिस्चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा है वो तो मृत है, डिस्चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा खतरे वाली नहीं है और वह तो रहेगी, क्योंकि वो तो हमारी लायबिलिटी है, वो हमारा भुगतान है, वो हमारा हिसाब है। जब तक हिसाब क्लियर नहीं हो जाता है, जब तक समस्त जीव जिनको कि हमने जीवन भर कष्ट पहुंचाया है एनओसी प्राप्त नहीं हो जाती है, तब तक हम मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकते, चाहे वो केवली हो चाहे तीर्थंकर हो। इसलिए तीर्थंकर का जो अंतिम जीवन तीर्थंकर जीवन होता है वो मात्र भुगतान का जीवन होता है। हम कई बार पढ़ते हैं कि भगवान महावीर ने जो है इतने इतने कष्ट सहे, इतनी इतनी तपस्या करी, तो वो सारा भुगतान का जीवन है, वो सारा जीवन उदय और प्रारब्ध का जीवन है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले और सभी अच्छे इंसान बन करके अपनी भव नैया को पार करें। आपके प्रति मंगल भावना। ओम शांति। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।